तो बच्चों ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जबकि सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही जब इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो इबोनाइट पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और फर पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। बात ये आई बच्चों कि इनको आपस में रब करने पर इनमें चार्ज क्यों डेवलप हुआ। वैसे तो मैं बता दूं कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाता है। जबकि जब हम इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो फर की इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग पावर कम होती है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और निकल कहाँ चले जाते हैं, इबोनाइट पे, जिससे कि इबोनाइट नेगेटिव और फर पॉजिटिव हो जाता है। बट ग्लास पॉजिटिव हुआ और सिल्क नेगेटिव हुआ, क्यों, इस कैसे हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा हमारी एटॉमिक थ्योरी कहती है। क्या कहती है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसका नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, क्यों नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि किसी भी एटम की बात करो, मान लो आप सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो हमको ये पता है कि सोडियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन की नंबर होंगे 12, ये माइनस ये, और प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन के नंबर होंगे जो एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता है किसी भी एटम पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उस पे प्रोटॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, जबकि एक प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इस पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चार्ज, कूलाम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बच्चों है क्या कि अगर किसी एटम पे जितने प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज उससे निकल आएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उनका नेगेटिव चार्ज निकल आएगा। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर है और अपोजिट है। इसका मतलब जितना किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, उतना ही उस एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस देयर इज नो चार्ज एट द एटम इन द नॉर्मल सिचुएशन। अब एक एटम पे बच्चों कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब जब कोई हम नॉर्मल अगर हम कोई पीस ले लेते हैं किसी मेटल का, ठीक है, मान लीजिए हम स्पेन की बात करते हैं, तो हमको पता है इसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे सब्सटेंस में एटम हैं, इस सब्सटेंस में बहुत सारे एटम हैं, इस और हर एटम का नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका सबका जीरो। इसका मतलब पूरे सब्सटेंस के किसी पीस का भी नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। किसी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है नॉर्मल सिचुएशन पे। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं, देखो पहले तो किसी ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज जीरो, क्यों, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, भाई हर एटम पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, तो हर एटम न्यूट्रल होता गया, इसीलिए पूरा सब्सटेंस न्यूट्रल। मतलब किसी सब्सटेंस के पीस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बट जब एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में रब करते हैं, जैसे हमने ग्लास को रब किया सिल्क के साथ, तो ग्लास की इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की पावर कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग पावर कम है, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके निकल जाता है। अब एनर्जी कैसे मिली, भाई ग्लास को आपने सिल्क क्लॉथ पे रब किया होगा तो क्या किया होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। उस हीट की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले जाएंगे। इसका मतलब ग्लास के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिल्क में चले गए।
तो इसमें देखिए पहले क्या था, इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, मतलब नेट चार्ज 0 था। अब यहां पर प्रोटॉन तो बचे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपना निगेटिव वाला चार्ज लेकर जाएंगे ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज ले गए तो प्लस वाला हो गया ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव हो गया। ऐसे सोचो बच्चों कि जैसे ग्लास में मान लीजिए पहले 20 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज था और 20 कूलाम का निगेटिव चार्ज था। हमने ग्लास को सिल्क पे रब किया तो देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर आउटर मोस्ट सेल वाले बाहर निकल गए और वो चले गए सिल्क में। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो अपना निगेटिव चार्ज लेकर जाएंगे। हो सकता है हम कहते हैं चलो कि -2 कूलाम, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, ये -2 कूलाम लेके यहाँ पे चले गए। अब इस पे बचेगा क्या, पहले ये था, बाद में बच्चों क्या बचेगा, -2 तो ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब इस पे पॉजिटिव बचेगा 20 और निगेटिव वाला कितना बचेगा 18। क्यों, क्योंकि 2 कूलाम तो इधर जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, देखो अब इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, पहले क्या था +20 -20 0, अब क्या होगा +20 -18, यानी कि ये हो गया टोटल ओवरऑल +2 चार्ज। कितना चार्ज हो गया इस पे, +2 कूलाम। और जबकि ये -2 कूलाम लेकर यहाँ आया तो इस पे वही बात है कि पहले ये क्या रहा होगा न्यूट्रल, अब -2 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बन गया, निगेटिव चार्ज बन गया। सेम ऐसे अगर हम इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो इबोनाइट और फर के जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच रब करने से उस फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन फर से इबोनाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से इबोनाइट जो होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि जो फर है ये कैसा हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, वो अपना चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब दो चीज़ें आपस में रब की जाती हैं तो एक का चार्ज दूसरे पर चला जाता है, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाते हैं, और हर सब्सटेंस की अलग अलग इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी लूज कर देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की बाउंड करने की पावर कम होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और बच्चों सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और निगेटिव बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं, जबकि निगेटिव चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। इसको जैसे बनाते हैं हम यहाँ, कि पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होती है इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो निगेटिव चार्ज बॉडी होती है इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा आ गए होंगे कहीं से, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, जबकि जो निगेटिव हो जाती, जो पॉजिटिव हो जाएगी वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करेगी। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल मास के थे, कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं पहले न्यूट्रल थे, उनको रब किया, चार्जिंग प्रोड्यूस हुई, जैसे ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया, तो क्या यहां से यहां कुछ मास भी ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग चार्ज? चार्ज को डेवलप करते समय क्या मास का भी ट्रांसफर होता है? तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि दो ऑब्जेक्ट m मास के थे, हम कहते हैं इसका मास m था, इसका मास m था, और इन दोनों को आपस में रब किया। रब करने के बाद क्या हुआ बच्चों कि यहां से इस पे क्या प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या प्रोड्यूस हो गया, निगेटिव चार्ज। तो बच्चों क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है कि जब इनको हमने रब किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे होंगे, निगेटिव वाले,
तभी तो ऐसा हुआ होगा, पहले इसके चार्ज जीरो, इसका चार्ज जीरो, और जब रब किया तो इस पे पॉजिटिव आया, इस पे निगेटिव आया। इसका मतलब इस पहले वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले गए होंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो अपना मास लेकर भी जाएंगे। हमको पता है ना इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्या होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। होता तो बहुत हल्का है, लेकिन बच्चों जा तो रहा है, तो पहले दोनों का मास है, अब इसका कुछ मास इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पहुंच गए तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो निगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाती है उसका मास डिक्रीज हो जाता है। वो बात अलग है कि ये डिक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट बहुत थोड़ा होता है, मतलब माइन्यूट सा होता है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। बट हमारा आंसर ये होगा कि चार्ज को ट्रांसफर करते समय मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको पहले आप लोग फटाफट इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।